बच्चों, आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आज जैसे कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था, उसमें हम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्या क्या फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने बात की थी एल्टीट्यूड की, लेटीट्यूड की, देन प्रॉक्सिमिटी टू द सी, लाइक सी के नियर है, फार है एरिया। फिर हमने बात की थी विंड की, और लास्ट में हमने टोपोग्राफी यानी जनरल ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी एरिया के करेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमने बात की थी। ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट को। अभी हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून्स। द मॉनसून सीजन इन सेंट्रल इज सेंट्रल टू लाइफ in India. During the monsoon month, the rivers fill up, the soil is soaked with water, crops grow and life thrives. It means जैसे monsoon basically need है लाइफ की, जो सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया यानी इंडिया में जो लाइफ के लिए जो सेंट्रल पॉइंट है, लाइक जहाँ जिसके चारों तरफ लाइफ घूमती है, वो क्या है? मॉनसून। कैसे? मॉनसून के मंथ में क्या होता है, रिवर फिलअप हो जाती है, लाइक वाटर से पूरी तरह फिलअप होती है। बहुत सारे रिवर्स हमने देखा था ना, सीजनल रिवर होते हैं। बहुत सारे रिवर कैसे होते हैं? सीजनल, जिनमें सिर्फ मॉनसून सीजन में ही पानी फिल होता है। दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट था सॉइल इज सॉक्ड विद वाटर। जैसे रेनफॉल होने से क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा, जो सॉइल है दैट विल बी सॉक्ड विद वाटर, एंड ड्यू टू दैट क्रॉप्स विल ग्रो बेटर इन बेटर वे एंड द लाइफ इज पॉसिबल। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, द वर्ड मॉनसून, जो ये मॉनसून वर्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज से आया गया है? ये एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मौसम, मतलब सीजन। Seasonal wind and refer to the seasonal winds over a large area of the Indian Ocean and surrounding region including Australia, Africa and South Asia। मतलब इस टाइम पर, इस जैसे मॉनसून के टाइम पर जो सीजनल विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं, और पूरे इंडिया के लिए यानी जो इंडियन ओशन का एरिया है और उसके जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे हमें मॉनसून और सीजनल विंड्स देखने को मिलती हैं। देयर इज ए ईयरली पैटर्न टू द मॉनसून। Their mechanism is complex but based on the simple fact that land heats up or cool down faster than the ocean। और जो विंड्स ब्लो करती है उस पर सिर्फ एक, ये कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज्म इसका, बट जो एक ही सिंपल फैक्ट है, एक ही फैक्ट समझने की ज़रूरत है हमें कि जो विंड्स है कैसे ब्लो करती है, वो कैसे ब्लो करती है, हॉटर टू कोल्डर। और दूसरा जो पॉइंट है कि जो लैंड होती है वो जल्दी हॉट होती है एज कम्पेयर टू वाटर, और ऐसे ही लैंड जो है जल्दी कूल डाउन हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। यानी जो एरिया जैसे हमने कोस्टल एरिया में बात की थी, लैंड और वाटर दोनों पास पास होते हैं, तो जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाएगी और जल्दी से ठंडी हो जाएगी, यानी डे टाइम में जल्दी से जो लैंड है वो हीटअप हो जाएगी, और इवनिंग आते आते जैसे सनसेट होते होते जल्दी से कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन जो वाटर रहेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे हीटअप होगा। यानी डे टाइम पे अगर आप देखोगे, अगर आप 12-1 बजे से देखोगे तो लैंड तो बहुत गर्म दिखेगी हमें, जबकि वाटर इतना हॉट नहीं दिखेगा। लेकिन इवनिंग आते आते जैसे लैंड तो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, बट वाटर अभी भी हमें बहुत हॉट दिखेगा। ये फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है विंड का ब्लो करना। Lands heats up or cool down faster than the ocean, that is water. Monsoon bring out the fundamental relationship between temperature, pressure and wind movement। और जो मॉनसून आते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, वाटर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर दैट इज एयर प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। यानी तीन चीजें मॉनसून को लाने में रोल प्ले करती है। क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। टू पुट इट सिंपली, एज समर बिगिंस द एशियन लैंड मास हीट्स अप क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। सी, हमें पता है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है कि जो समर है वो हॉट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो
इंडिया के आसपास की कंट्री है, एशियन लैंड मास है, पूरा एशिया का जो इंडिया के आसपास का एशिया का पार्ट है वो हीट अप हो जाता है। और उससे क्या होता है, लैंड हीट अप होने से क्या होगा, जो लैंड के ऊपर जस्ट ऊपर एयर होगी वो राइज अप हो जाएगी, हॉट होगी और वो ऊपर चली जाएगी। हमें पता है जैसे हॉट एयर होती है वो दैट ब्लो अप, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ से जो एयर है गर्म होके ऊपर चली गई तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से एयर ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशन टुवर्ड द हॉट लैंड। उसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड है वहाँ पे क्या सिस्टम क्रिएट हो गया, लो प्रेशर सिस्टम। तो अब हमें दूसरा फंडा पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। हाई प्रेशर कहाँ होगा, कूलर एरिया में। कूलर एरिया कौन सा होगा, ओशियन वाला एरिया। तो ओशियन वाले एरिया से एयर कहाँ ब्लो करेगी, लैंड वाले पार्ट पे। These ocean winds carry moisture that condense over the warmer land। और जैसे ही हमें पता है ओशन से विंड्स आ रही हैं तो वो क्या होंगी, दैट विल बी फुली लोडेड विद वाटर वेपर्स। ये इनके अंदर मॉइस्चर होगा और वो क्या होगा, वार्म लैंड पे जब वो एंटर करेंगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ हैवी मॉनसून रेन्स। और खूब जमकर बारिश होगी मॉनसून सीजन में, ठीक है। जैसे यहाँ पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है। अगर हम बात करें ये वाले एरिया में, अगर हम बात करें ये वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है ये किसका एरिया है, एशिया का एरिया है। ये किसका एरिया है, एशिया का एरिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये लैंड है ये सारी एशियन लैंड है, ठीक है। समर सीजन में क्या होगा, ये सारा हीटअप हो जाएगी और ये जो आसपास वाटर बॉडीज है यहाँ पे एज कंपेयर टू ज़्यादा हॉट नहीं होगा, लैंड ज़्यादा हॉट होगी। तो जो विंड ब्लो करेगी वाटर बॉडी, जो इंडियन ओशन अरेबियन सी है हमारा, यहाँ से अरब से, यहाँ बे ऑफ बंगाल के थ्रू अरेबियन सी के थ्रू जो विंड से ब्लो करेगी और इंडिया में एंटर करेंगी। इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन में, समर में हमें पता है कहाँ से मॉनसून आता है, हमारा साउथ वेस्ट से आता है। अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन की, ये समर में हमने देख लिया, समर में कहाँ से मॉनसून आएगा, हमारा साउथ वेस्ट से। क्यों आएगा, क्योंकि लैंड है समर में, हमारे लैंड हमारे एरिया में एशियन जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, लैंड बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगी। तो इन जो वाटर बॉडी ओशन है एज कम्पेयर टू वहाँ पे कम हीट हो गई और तो विंड ब्लो करेंगी फ्रॉम ओशन टू लैंड और वो साउथ वेस्ट मॉनसून समर में आ जाएंगे। तब अगर हम विंटर के में बात करते हैं, हम देखते हैं ना विंटर में भी रेनफॉल होता है। तो विंटर में कैसे होता है, विंटर के टाइम में क्या होता है, व्हेन द लैंड मास कूल डाउन मोर रेपिडली देन द ओशन। अब विंटर आया, सनी डे नहीं है, तो जो लैंड है वो तो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगी क्योंकि हीट नहीं है, ठीक है। हीट नहीं है तो जल्दी से लैंड कूल डाउन हो जाएगी, बट जो वाटर है वो इतना जल्दी कूल डाउन नहीं होगा। तो लैंड हैज़ अ हाई प्रेशर वाइल ओशन रिमेन्स वार्मर विद लोअर प्रेशर। अब क्या है, अब इसमें कंडीशन उल्टा हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम बात करते हैं विंटर में, विंटर में जो ओशन है, ठीक है, जो ओशन है इसके अंदर हीट है अभी भी, ठीक है, लेकिन जो लैंड है वो बहुत जल्दी से कूल डाउन हो गई। आप देखते हुए होंगे ना विंटर में धरती बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो मॉनसून कहाँ कहाँ से आएगी, हमारे लैंड वाले पार्ट से, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से, क्योंकि साउथ वेस्ट में तो क्या है, हमारी वाटर बॉडीज हैं, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में तो वाटर बॉडीज हैं, तो हमारा मॉनसून आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है। वहाँ से कूल एयर आएगी और वो वाटर बॉडीज की तरफ आएगी, वहाँ पे वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाएंगी, ठीक है, वार्म अप होके कंडेंस हो जाएंगे और उसकी वजह से रेनफॉल होगा। Land has high pressure system while the ocean remains warmer with relative lower pressure. This causes the winds to blow in the opposite direction from land toward the ocean, bringing dry condition to much of Asia. इससे क्या है, क्योंकि ये ड्राई विंड होती हैं,
ठीक है। लैंड की तरफ से आएंगी ये ड्राई विंड होंगी, इसकी वजह से यहाँ इसमें नॉर्थ वेस्ट से जो हमारे यहाँ से मॉनसून आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, ये ड्राई रहता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल नहीं होता, चिली रहती है एयर बट रेनफॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। जो विंड्स ओशन के ऊपर वाटर बॉडीज से आ रही है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बट जो लैंड से आ रही है उनके अंदर तो इतना मॉइस्चर होता नहीं है, तो बहुत कम रेनफॉल होता है। और जो नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून जब आता है उसमें रेनफॉल कम होता है। Coming to India, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June, moving northward over several weeks until they cover the entire subcontinent by mid-July. अब ये बात करते हैं कि इंडिया में मॉनसून आता कब है। तो कब आता है? अर्ली जून में स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था कहाँ से आ रहा है मॉनसून, साउथ से, साउथ वेस्ट एरिया से, ठीक है। तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट से आता है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है अर्ली जून में, बट पूरे इंडिया में स्प्रेड होते होते मिड जुलाई तक ऑलमोस्ट हर जगह आ जाता है। It is not a smooth progression through the western Ghats, act as a natural barrier। मतलब जब विंड्स जो आएंगे हमारे अरेबियन सी से, तो वो एकदम से एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक हमारा बैरियर है, यानी एक रुकावट है। क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है, हिली स्टेशन है, वो हिल्स है, वहाँ पे हिली एरिया है, तो वो विंड्स को वहाँ पे ब्लो करने की कोशिश करता है। Their western slope receive much rainfall while the Deccan Plateau to the east receive less and often interrupted। Like क्या बताना चाहते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है। जब ये जो विंड्स ब्लो करेंगी यहाँ अरेबियन सी से, तो ये किससे टकराएंगी? ये वेस्टर्न घाट से। वो इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये ज़्यादा उठ नहीं पाएंगी, ऊपर नहीं जा पाएंगी। ये वेस्ट वाले पार्ट में, जो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बहुत रेनफॉल करेंगे टकरा के, बट जैसे ही करने के बाद ये थोड़ा हल्का हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी, तो यहाँ डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल करेंगे। बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट ये काफ़ी कम होगा, ठीक है। Again we will read, it is not a smooth propagation through the western ghat because of topography। topography मतलब वो hilly area है। This western ghat act as a natural barrier। Their western slope receive much rainfall while the Deccan Plateau to the east receive less and often with interruption। मतलब रुकावट होती है, ऐसे नहीं लगातार होता रहेगा। This is commonly called the summer or southwest monsoon, reflecting describe the wind come from। अब देखो, इसको हम समर मॉनसून भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साउथ और वेस्ट से आता है। साउथ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन है वहाँ से आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर समर मॉनसून भी बोलते हैं। As winter approach, the wind reverse and blow from the land to ocean। As we just saw, these are dry winds। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की थी, जो विंड्स लैंड की तरफ से आएंगी अल्टीमेटली वो कैसे होंगी? ड्राई विंड्स होंगी। दैट ब्रिंग कोल्ड वेदर टू साउथ, बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल कलेक्ट सम मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल टू द पार्ट ऑफ ईस्ट एंड साउथ। दिस इज कॉल्ड द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब जैसे जो मॉनसून लैंड एरिया से, जब लैंड से ओशन की तरफ एयर ब्लो करेगी तो वो क्या होगी? ड्राई होगी। लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगी, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करेंगे, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अपने अंदर ले आएंगे, और फिर वो आके जो हमारा डेक्कन वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है और थोड़ा ईस्ट वाला एरिया है, उसमें रेनफॉल करती हैं। इनको विंटर और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये पिक्चर दी है मौसम राम की, ये एक प्लेस का नाम है जो कि मेघालय में है, और ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ होता है। वो अराउंड कितना होता है? अगर हम mm में बात करें तो 11,000। अगर हम मीटर्स में बात करेंगे इट विल बी 11 मीटर्स। बट जब हम देखते हैं मोस्टली हम रेनफॉल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ही मेज़र करते हैं। तो मौसम राम का जो वर्ल्ड में हाईएस्ट
रेनफॉल रिसीविंग एरिया है वहाँ पे कितना होते हैं 11,000 mm रेनफॉल होता है। The monsoon have inspired many ragas in both Carnatic and Hindustani classical music. Megha Malhar and Amrutvarshini आर नेम्स ऑफ कपल ऑफ देम। लाइक जो बता रहे हैं कि जो मॉनसून है उनसे इंस्पायर करके हमारे रागास भी हैं, राग्स भी हैं, जो दोनों ही म्यूजिकल टाइप में हैं, कार्नेटिक एज वेल एज हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में भी है। जैसे जो मेघा मल्हार है यानी और अमृत वर्षानी है, ये क्या है, दोनों ही म्यूजिकल कंपोजिशन है दैट इज इंस्पायर्ड बाय मॉनसून, यानी मॉनसून से रिलेटेड जो म्यूजिकल फॉर्मेशंस है। आगे अगर हम बात करते हैं, since the ability to predict the monsoon rainfall has been as important aspect of life, our ancestors observed nature around them carefully. They developed local traditional knowledge through their experience. अब देखो, अब ये बात करते हैं कि जो देखो मॉनसून की अगर इन्फॉर्मेशन रखना पुराने टाइम से ही बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, तो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, बहुत केयरफुली नेचर को ऑब्जर्व करते थे और प्रेडिक्ट करते थे कि कब तक रेनफॉल या मॉनसून सीजन आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ से देखो, फिशरमैन ऑन द कोंकण कोस्ट प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून व्हेन फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर आर सीन एट द सरफेस। अब ये कहते हैं जैसे जो कोंकण कोस्ट है जो हमारे साउथ में साउथ कोस्टल एरिया में एक पार्ट है कोंकण कोस्ट, वहाँ के जो फिशरमैन थे उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग होता है, तो वो प्रेडिक्ट करते थे कि जो जनरली फिश वाटर के नीचे होती थी वो मॉनसून के टाइम पे, मॉनसून आने से थोड़ा पहले ही ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और सदर्न इंडियन मॉनसून इज सेड टू अराइव विद इन 50 days आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री कैसिया फिस्चुला ब्लूम्स। और जैसे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन बताते थे कि जो एक केसिया फिस्चुला नाम का ट्री है जिसको गोल्डन शावर ट्री भी बोलते हैं, अगर वो ब्लूम होना शुरू हो गया है, वो उसके ऊपर जो फ्लावर्स आना शुरू हो गए, तो उसके 50 days के अंदर अंदर मॉनसून आ जाता था। सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव दैट देन when crow build up their nest high on the tree top, it indicates less rainfall, whereas the nest are lower, rainfall is likely to be more. अब ये बताते हैं कि कुछ की ऑब्जर्वेशन ये भी थी, अगर जो क्रो है अगर वो ट्री के बहुत टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट्स पर ब्रांचेज पर जाकर अगर अपना नेस्ट बनाते हैं तो इसका मतलब रेनफॉल कम होने वाला है, अगर वो नीचे वाली ब्रांचेज में बनाते हैं तो इसका मतलब रेनफॉल ज़्यादा होने वाला है। सी कितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते थे, है ना। ऐसे ही अगर आपको बोला गया है कि आप अपने एरिया में रेन, फोग, स्नो और हेल के बारे में अपने एरिया से नॉलेज कलेक्ट करने। अब बात करते हैं एक और छोटे से टॉपिक के बारे में, क्लाइमेट एंड आवर लाइव्स। जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है वो हमारी लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करता है। Our lives are deeply connected with the climate and dependent on it। ठीक है, सबको पता है क्लाइमेट पे हम डिपेंड रहते हैं, ठीक है। It impact the climate, the impact of climate is visible in local culture, for instance, and India has many festivals associated with regions and agricultural activity। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल का तो एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम बहुत सारे हमारे फेस्टिवल एसोसिएटेड हैं सीजन्स के साथ, और बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती हैं सीजन्स पे। Read out to your grandparents and elders in your neighborhood. Ask them about the traditional festivals and dances they remember from their childhood and youth, especially those related to the agriculture and rain. अपने दादा नाना से पूछो कि एग्रीकल्चर और रेन से रिलेटेड क्या क्या वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, कौन कौन से फेस्टिवल बनाते थे। वट रिचुअल्स डिड दे पार्टिसिपेट इन, किस तरह के रिचुअल्स में पार्ट लेते थे। दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्ट विद योर फ्रेंड, तो आप भी एक कल्चरल फेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ ऑर्गेनाइज करो।
और डांस सॉन्ग एक्टिविटी जो आप एल्डर्स से आपने जिस तरह की नॉलेज ली है अपने एल्डर्स के साथ वो सब शेयर करो। और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंपल स्टोरी अबाउट अ प्रेयर टू रेन गॉड्स, ये सब आप अपने क्लासरूम में डिस्कस करो। देखो अब जो हमने बात की है क्लाइमेट के इफेक्ट के बारे में, हमने देखा कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फेस्टिवल एक्टिविटी, ये सब डिपेंड करते क्लाइमेट पर। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिकल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? जैसे एक बात बोला जाता था मॉनसून फेलियर। मॉनसून फेलियर मतलब अगर मॉनसून टाइम से नहीं आता। देखो ये पिक्चर्स हैं, ये सारे कुछ मॉनसून सीजनल फेस्टिवल हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं, जैसे बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, विंटर फेस्टिवल, लोसूंग फेस्टिवल, गुड़ी पाड़वा, हैमिस, लोरी, ओनम, ये मोस्टली क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और मॉनसून फेस्टिवल है। देखो अब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिकल एक्टिविटी की और मॉनसून फेलियर के बारे में। मॉनसून फेलियर का मतलब क्या होता है? पुअर रेनफॉल। मॉनसून फेलियर का मतलब होता है मॉनसून फेलियर का मतलब होता है पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। इन सच अ केस द एग्रीकल्चर सफर, people, generally women, have to walk long distances in search of water and agricultural laborers are likely to migrate to the cities। देखो एग्रीकल्चर तो पहले कंप्लीटली रेनफॉल पे ही डिपेंड होता था। अगर मॉनसून फेलियर हो जाता है, लाइक अगर मॉनसून टाइमली नहीं आता और एडिक्वेटली नहीं आता है, तो एग्रीकल्चर सफ़र करता था और लोग भी सफ़र करते थे, स्पेशली वुमेन, क्योंकि पानी की शॉर्टेज हो जाती थी। उनको दूर दूर से वेल से और जो ट्यूबवेल से पानी लेके आना पड़ता था। ठीक है। और एग्रीकल्चरल लेबरर यानी जो लेबर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, वर्कर्स होते थे, उनको भी सिटीज़ में माइग्रेट करना पड़ता था। यानी अपने फूड के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज से सिटीज़ में जाके काम करना पड़ता था। फूड बिकम कोस्टलर, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते थे, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था तो वो क्या हो जाती थी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। जो भी स्टोर करके रखता था तो वो उनको हाई रेट पे सेल करते थे। फिर फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी फ्यूल अप हो जाती, मतलब महंगाई और बढ़ जाती थी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो ऑफन डिपेंड ऑन प्रिडिक्टेबल वेदर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो बहुत सारी ऐसी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती हैं जो भी वो भी वेदर पे डिपेंड करती हैं। द वर्ल्ड ओवर वी कैन ईजिली डिटेक्ट सच कनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यानी हम कह सकते हैं क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आपस में रिलेट करते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा डीप रिलेशन है। Those conditions get especially strained when climate disasters strike। और ये जब अच्छे से देखने को मिलती हैं जब कोई क्लाइमेट डिजास्टर आता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट डिजास्टर्स क्या होते हैं। क्लाइमेट डिजास्टर जैसे साइक्लोन्स। एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट लाइन स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट विटनेस सेवरल साइक्लोन्स। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ का एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है। और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीज, सोइल इरोजन, ये सारे। ट्रीज का क्या होता है? अपरूटिंग, यानी जड़ से उखड़ जाते हैं, सोइल इरोजन होता है। द मिड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD जिसको बोलते हैं, कीप्स ट्रैक ऑफ कमिंग साइक्लोन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, प्लेस ऑफ लैंडिंग एक्सेट्रा। जो हमारा इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, कब बन रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से, और कहाँ पर वो लैंड होने वाले हैं। ठीक है। हम थोड़ा सा अब NDRF के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज NDRF? NDRF is the National Disaster Response Force, specially trained to respond to natural as well as human-made disaster। यानी जो डिजास्टर्स के काम पे डिजास्टर्स के टाइम पर जो कमेटी यानी जो फोर्स काम करती है उसको हम बोलते हैं द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। NDRF battalion are located at 12 different locations of India। The NDRF has played a key role in the rescue and evacuation during disasters like cyclones, landslides and floods। जब भी इस तरह के
डिजास्टर की कंडीशन आती है तो एनडीआरएफ की जो टीम होती है, बटालियंस होती हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं कि इसमें रेस्क्यू करने में लोगों को और इवैक्यूएशन करने में डिजास्टर्स के टाइम पर। हाँ देखो, ये इसका लोगो है और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव, मतलब आपदा के टाइम, डिजास्टर के टाइम पर सेवा करना, हेल्प करना। अब बात करते हैं हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। वी सो दैट इन we saw that in some special situation the atmospheric pressure near the sea becomes lower than the surrounding area, creating a low pressure system. This is an invitation to the air from the surrounding areas to come into the low pressure area, and the air from the sea moves in, bringing with it moisture and rain. When the low pressure system is intense and the wind speed are high, this may result in cyclone. क्या बताया है, जैसे जो हमारा कई बार क्या होता है, सी के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एयर क्या होती है, राइज अप होके ऊपर चली जाती है, तो आसपास की जो भी एयर होती है उसको भरने के लिए जल्दी से वहाँ पे आती है। तो जो एयर है अंदर वाली, ठीक है, वो क्या होती है, लो प्रेशर की वजह से मूव्स इन होती है और अपने साथ मॉइस्चर और रेन भी लेके आती है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम जब एयर ब्लो करती है बहुत ज़्यादा स्पीड से करती हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, साइक्लोन्स आते हैं। As wind collect moisture, they form clouds and rotate inwards toward the center of the depression, and this center of the depression is called the eye of the cyclone. This center of depression is called the eyes of the cyclone. See, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर सेंटर से क्रिएट हुआ, एयर ऊपर चली गई, साइड वाली जो आपको ये वाइट वाइट क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये साइड से एयर यहाँ आने की कोशिश करती है, और जो एयर ऊपर जा रही है और ये साइड की एयर आती है यहाँ पे, इसके अंदर भी मॉइस्चर है, ऑलरेडी ओशन है, तो यहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, और मॉइस्चर की वजह से इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। जैसे अगर हम टॉप से देखेंगे तो इस तरह से एयर ऊपर की तरफ जाएगी और साइडों से आती हुई दिख रही है ना, हमें साइडों से आती है, और ये जो होल है यहाँ से एयर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मॉइस्चर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए साइड से एयर निकल रही है, उसके अंदर वाटर वेपर मॉइस्चर है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और इस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। सेकेंड डिजास्टर कंडीशन के बारे में बात करेंगे हम, फ्लड्स। अ फ्लड अकर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। जब ज़्यादातर ड्राई रहने वाले एरिया में अगर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड्स। जैसे हमें पता है हैवी रेनफॉल के बाद जो वाटर बॉडीज़ होती है, स्पेशली रिवर्स एंड लेक्स, वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनके जो बैंक्स हैं वो ब्रिज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये जनरली मानसून में होता है। और ये किस एरिया में ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश और असम वाले ज़्यादा एरिया में ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा क्या है, वनरेबल है। वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है प्रोन होना, कोई एरिया किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वल्नरेबल है, इसका मतलब वो उसके ज़्यादा प्रोन है, वहाँ पे वो कंडीशन बार बार होती है। In the Himalayan region, on the other hand, floods occur when glacier lakes overflow. Glacial lakes form a barrier of rocks and ice to hold their water, which often comes from melting glaciers. If the glacier melts too fast or there is too much rainfall, the buildup of pressure can cause the water to break through the barrier. This is called the glacial burst and is often devastating consequences for people and property. Like अगर हम बात करते हैं हिमालय और माउंटेन एरिया में, जो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ की अगर वो ग्लेशियल लेक्स हैं जो बड़ी बड़ी, वहाँ रिवर्स फ्रोजन हैं, स्नो फ्रोज्ड हैं, ठीक है, तो आइस, जो रिवर ऑफ आइस हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मेल्ट होती हैं। अगर वो ज़्यादा स्पीड से मेल्ट होती हैं तो ज़्यादा पानी का फ्लो हो जाता है रिवर में, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है,
वाटर का, और उसकी वजह से भी क्या होते हैं, और वो सारी बैरियर्स को ब्रेक कर देता है, जिससे ग्लेशियल बर्स्ट की कंडीशन अराइज होती है और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। फ्लड की कंडीशन में सब कुछ डूब गया है। ये लैंडस्लाइड भी ऐसे जो फ्लड की वजह से हो जाते हैं, साइक्लोन्स की वजह से इतना एयर, इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड थी कि आसपास के जो एयर का इतना प्रेशर था कि ट्री वगैरह सब टूट जाते हैं। तो इस तरह के डिजास्टर्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर हम बात करें 2013 में, उत्तराखंड एक्सपीरियंस सडन ग्लेशियल बर्स्ट कोज्ड बाय कंटिन्यूअस हैवी रेन ओवर सेवरल डेज, मैनी लैंडस्लाइड followed areas around one of India's important sacred site, that is Kedarnath temple, were completely destroyed. आपने देखा सुना होगा ना, 2013 में ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था और उसमें जो केदारनाथ टेम्पल था वहाँ पे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, और बहुत सारे जो विलेज थे वो बिल्कुल वॉश्ड अवे हो गए थे फ्लड्स में। और अगर हम बात करें तो अराउंड 6,000 पीपल थे, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अब बहुत हम बात करते हैं कि जो फ्लडिंग है उस हैवी रेनफॉल से होती है। इसके अलावा वो बहुत ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम और पुअरली प्लान्ड कंस्ट्रक्शन से भी जो वाटरवेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग की कंडीशन आती है। अर्बन सरफेसेस ऑफ कंक्रीट और एस्फाल्ट डू नॉट अलाउ वाटर टू एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। अब जो क्या होता है, जैसे अगर वाटर रेनफॉल होता है तो बहुत सारा पानी क्या होता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक है, सीपेज के थ्रू। बट जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो अर्बन एरिया है उसमें जो रोड वगैरह कंक्रीट के बने होते हैं, एस्फाल्ट के बने होते हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कम हो जाती है। अगर अंदर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो वाटर कहाँ रहेगा, रोड पे रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से भी फ्लड वगैरह के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजास्टर की अगर हम बात करें तो दैट विल बी लैंडस्लाइड्स। A landslide is the sudden collapse of rock, soil or debris, often triggered by heavy rain, earthquakes or volcanic activities. लैंडस्लाइड कब होते हैं, जब रॉक्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, और जो डेब्रिज और ये सब हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा जब डेब्रिज यानी सॉयल और जो पत्थर टूट के गिर जाते हैं, हैवी प्रेशर बनता है, अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। और जो लैंडस्लाइड हैं वो माउंटेन एरिया में ज़्यादा कॉमनली होते हैं, हिली और माउंटेन रीजन में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इवन वेस्टर्न घाट वाले हिली एरिया में भी होते रहते हैं लैंडस्लाइड्स। In those regions the chances of landslide have increased due to the human activity। और लैंडस्लाइड क्यों ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, cutting down of forest, building infrastructure without following approved method, and the construction of too many buildings that block the natural flow of water। इनकी अगर मतलब वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, ठीक है, अगर उसको नेचुरल फ्लो है जो वाटर का उसमें अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक जैसे बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं, और जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको अगर हम अप्रूव्ड तरीके से नहीं बनाते हैं, या कटिंग डाउन ज़्यादा हो रही है फॉरेस्ट की, तो क्या होगा, जो लैंड होगी वो लूज रहेगी, इतना उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होते रहते हैं, बढ़ जाते हैं इन सब एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट अगर हम डिजास्टर्स की बात करें तो फॉरेस्ट फायर, देखो आपने सुना होगा ना, कुछ टाइम पहले अमेरिका में कितना ज़्यादा आया था कि अमेरिका में जो फॉरेस्ट है उसकी फायर रुकी नहीं रही है। तो फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस वेजिटेशन एवरीवन नोज, प्लांट्स ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेट कंडीशन, ड्राउट्स और हाई विंड्स। ये ज़्यादातर कौन से कंडीशन में होते हैं, ड्राई कंडीशंस में होते हैं। ह्यूमन केयरलेसनेस इज अनदर फ्रिक्वेंट कोज, इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक केयरलेसनेस इसका मेन कोज है। जैसे
Forest fire are common in state with large forested or grassland areas such as Uttarakhand, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, mountain range, Western Ghat. Apart from destroying large areas of forest, fires harm wildlife, degrade the ecosystem, spoil the air quality, and displace local communities. These consequences are therefore both environmental and economic. अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर की, तो फॉरेस्ट फायर कहाँ ज़्यादा होंगे, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, हमने देखा कि ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, ये इन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो जब फॉरेस्ट में फायर होगी तो वहाँ के प्लांट्स का तो हार्म होगा ही, ठीक है, वेजिटेशन का तो हार्म होगा ही, उसके साथ साथ जो जंगली जानवर वगैरह उस फॉरेस्ट में रहते वो सब भी दिक्कत में आ जाएंगे। जो हमारा इकोसिस्टम है, जो नेचुरल होम है, हैबिटेट है, वो बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट का, वो भी डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से कंप्लीट इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी कम हो जाएगी, और जो लोकल कम्युनिटी है, उस आसपास के रहने वाले हैं, उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा, मतलब दूसरे एरिया में जाकर रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी जो इफ़ेक्ट हैं, वो हमारे इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक दोनों तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट, एंड दिस मे बी ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट or on a regional scale. This involves shift in temperature, precipitation and weather events. देखो, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म चेंज है, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसके बारे में बात करना, ये पूरे प्लेनेट पे हो सकता, पूरे प्लेनेट का भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर रीजन का भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जो भी एलिमेंट थे हमारे क्लाइमेट के, उन सब में चेंज दिखने को मिलेगा। जो हमारे क्लाइमेट के एलिमेंट थे, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और जो वेदर इवेंट्स हैं, इन सब में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे millions of years ago, natural process drove climate change. Since the 19th century, climate change has been largely driven by human activities, particularly the burning of fossil fuels, deforestation, environmentally harmful industry practice, and production and pattern of excessive or wasteful कंजप्शंस। अब ये कहते हैं कि जो हमें 19th सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से, जैसे बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, जो फोसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, इन सब के बर्न होने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्री प्रैक्टिस, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, जिससे इन्वायरमेंट में हार्मफुली इफेक्ट आते हैं। एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा कंजप्शन की वजह से जो ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या फिर वेस्टेज बढ़ने की वजह से भी जो क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये डिफोरेस्टेशन है, इसकी वजह से भी क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट आता है। ये देखो, फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, जिससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि फोसिल फ्यूल से क्लाइमेट कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जो in the Earth's natural carbon cycle, carbon dioxide and the other gases released during the gradually into the atmosphere and trap heat from the sun. जो हमारी गैसेस हैं, जो स्मोक व्हीकल वगैरह से निकलता है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है, ठीक है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्बिंग गैसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हीट एब्जॉर्बिंग गैस है, और वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर हैव रिलीज इनॉर्मस
अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन जस्ट अ फ्यू सेंचुरीज, यानी हम कुछ शताब्दियों पहले से बात करें, कुछ ही शताब्दी में जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका यूज बहुत बढ़ गया है ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी जो फॉसिल फ्यूल का यूज होने लगा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ रही हैं। सडन इंक्रीज ट्रैप एक्सेस हीट कॉजिंग रैपिड ग्लोबल वार्मिंग एंड disrupting the climate pattern that plants, animal and human societies have adopted to over thousands of years. In India, rising temperatures are perceptible in many regions. Early in 2025, for instance, the country's average temperature was 1 to 3 degrees above normal, as a result of which the winter was much shorter and milder than usual. This affects not only agriculture production but also many small-scale industries. This is only one example showing how a warmer planet will present with increasing challenges. अब बात करते हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मली टेम्परेचर होता था उससे 1 से 3 डिग्री का राइज हुआ, यानी जो विंटर है वो शॉर्ट हो गई हैं और माइल्ड हो गई हैं। देखते हो ना, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं अरे अब तो ठंड ही नहीं होती, हमारे टाइम पे तो ऐसी ठंड पड़ती थी, ऐसी ठंड पड़ती थी, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसका इफेक्ट हमारे नेचर पे तो है ही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको ज़्यादा ठंड चाहिए ग्रो करने के लिए। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक विंटर के जो क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये सब जो विंटर से रिलेटेड काम करती हैं, उन पे भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं इन चैलेंजेस को कैसे बचा जाए इन प्रॉब्लम से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? द नीड फॉर मोर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग रेजिलेंस एंड एडेप्टेशन इन कम्युनिटीज़। मतलब अगर हमें बात करते हैं कि हमें इन डिजास्टर से कैसे बचना है, तो हमें क्या करना होगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। Need for more environment friendly practices and building resilience and adaptation in communities. Resilience मतलब हमें promptly एक्शन लेना होगा, ठीक है, इन चीज़ों को बिल्डिंग रेजिलेंस यानी ऐसा सेटअप करना होगा जो एकदम से सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। एंड अडप्शन इन कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ में ऐसे मीजर्स को अडॉप्ट करना है जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, कंजर्व कर पाएँ। Governments worldwide, including India's attempt to promote measures of climate mitigation, such as cutting down or greenhouse gas emission, planting trees, boosting renewable energy, and improving energy efficiency, promoting sustainable lifestyle. अभी कहते हैं जैसे हमारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट काम करती है, इंक्लूडिंग इंडिया भी ऐसे काम करती हैं जो प्रमोट करते हैं मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन, यानी क्लाइमेट को कंट्रोल कंजर्व करने के सारे मेजर्स को यूज़ करते हैं। क्या क्या मेजर्स हमें करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस एमिशन, यानी जो चीज़ों से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनको के एमिशन को कट डाउन करना, कम करवाना है। प्लांटिंग ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने हैं। अब आप बात करोगे हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कैसे रोक सकते हैं, तो ये हम बात करें, जैसे हमें फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ करना है, बेटर क्वालिटी इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ करना है। जैसे अभी आता है ना कि सीएनजी गैसेस, सीएनजी व्हीकल ज़्यादा यूज़ करने हैं, पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा कम करना है। उससे क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल है उस पर कटिंग होगी उसके यूज पर, उस अल्टीमेटली उससे जो स्मोक निकलेगा, इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पर कम होगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव मेथड्स जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ हम ज़्यादा बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट आजकल। बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बन सकती है, जैसे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। और क्या करना हमें, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यानी जो सस्टेन करती हैं, मेंटेन, जो लंबे टाइम तक मेंटेन करती हैं, ऐसी लाइफस्टाइल के मेजर्स को अपनाना है, और जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी
और इन चीज़ों का यूज भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट भी सेव हो पाएगा। यहीं पे हमारी क्लास 7th की जियोग्राफी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे।